तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है अब आपकी बारी में, जहां आप सुनते हैं डर से भरी सच्ची डरावनी कहानियां। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल में सेट कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की इस कहानी का नाम है एक था रिक्शा वाला। सुबह सुबह रत्नागिरी पहुंचकर राजीव अंकल और रजनी आंटी बहुत खुश थे। रत्नागिरी की अब हवा की बात ही कुछ और थी, लेकिन अब दिक्कत यह थी कि इतनी सुबह स्टेशन पर कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। राजीव अंकल और रजनी आंटी आपस में बात करने लगे कि तभी एक रिक्शा उनके पास आकर रुका। रिक्शा वाले को देखकर आंटी और अंकल चौंक गए, क्योंकि यह तो उनके गांव के पड़ोस में रहने वाला संदीप था। संदीप को देखकर अंकल आंटी को हैरानी के साथ साथ खुशी भी हुई। अंकल आंटी रिक्शा में बैठ गए और रिक्शा चल पड़ा। समय काटने के लिए अंकल संदीप से बतियाने लगे। बेटा संदीप, और कैसा चल रहा है सब? घर में सब ठीक है? तुम्हारी बेटी कितने साल की होगी? 6 साल की होगी काका, संदीप ने जवाब दिया। अब तो स्कूल जाती होगी? हाँ जाती है ना, बहुत मन लगाकर पढ़ती है। यह तो अच्छी बात है, उसको खूब पढ़ाओ लिखाओ और काबिल बनाओ। हाँ काका, मेरी तो यही इच्छा है कि वो खूब पढ़े लिखे, लेकिन अब उसे अपने आप को बहुत संभालना होगा। छोटी उम्र में ही उसे खुद अपना ख्याल रखना होगा। उसे अब पिता के बिना भी जीना सीखना होगा। मैं पहले की तरह उसका साथ नहीं दे पाऊंगा। संदीप की बात अंकल को थोड़ी अटपटी लगी। इससे पहले कि वो उससे कुछ बोल पाते, उनका ध्यान रास्ते में पड़ रहे जंगल पर गया। ये देखकर अंकल थोड़े सहम से गए, क्योंकि उस जंगल के रास्ते में अच्छी और बुरी आत्मा का वास है, ऐसा उन्होंने कहीं सुना था। अरे बेटा, तुम हमें इस जंगल के रास्ते क्यों ले आए? उन्होंने संदीप से पूछा। काका, उधर जमीन खिसकी है और रास्ता जाम हो गया है इसलिए। ओह अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। रास्ते भर दोनों गपियाते रहे। बीच बीच में आंटी भी उनकी गप्पेबाजी में शामिल हो जाती। बातों बातों में रास्ता आराम से कट गया और अंकल आंटी का घर भी आ गया। अंकल आंटी को देखकर उनका नौकर घर के बाहर ही खड़ा था। नौकर को देख अंकल उससे बोले, अरे सोहन, मालूम है तुम्हें, आज तो हम बुरे फंस जाते। सौभाग्य से हमें संदीप मिल गया। अरे संदीप, अंदर आओ, हमारे साथ चाय पीकर ही जाना। बोलते हुए अंकल पीछे की ओर मुड़े, लेकिन यह क्या, वहां तो कोई नहीं था। रिक्शा खाली पड़ा था। अंकल और आंटी अगल बगल देखने लगे, लेकिन संदीप का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। तभी आंटी की नजर रिक्शा में पड़ी एक चिट्ठी पर गई। देखिए यह क्या है? बोलते हुए आंटी अंकल को लाकर चिट्ठी पकड़ाती हैं। अंकल चिट्ठी खोल पढ़ने लगते हैं। आदरणीय काका, करीब 1 घंटे पहले 2 लोग मेरे रिक्शा में बैठे थे। उनकी बातों से मुझे पता चला कि वो दोनों किसी को जान से मार डालने की योजना बना रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि वो दोनों किस बात की योजना कर रहे थे, तो दोनों भड़क गए और मुझ पर चीखने चिल्लाने लगे। मैंने उन्हें पुलिस का डर दिखाया और उनसे बोला कि मैं सब पुलिस को बता दूंगा। इस पर हम दोनों में झड़प शुरू हो गई। मारपीट में उनमें से एक बुरी तरह घायल हो गया और भाग खड़ा हुआ। दूसरे को मैंने 2-4 तमाचा और लगाया तो उसने सब सच उगल दिया। उसने आपका नाम लिया और बताया कि आपने किसी जमींदार को अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दिया था। तो गुस्से में उस जमींदार ने आपको और आंटी को मरवा कर आपकी जमीन हड़पने के लिए इन दोनों को भेजा था। इतना बोलकर उस गुंडे ने अपना चाकू निकाला और मेरे सीने में उतार दिया। मैं वो आघात सहन नहीं कर पाया और मेरी आत्मा ने उस शरीर का त्याग कर दिया। उस चिट्ठी के जरिए वो अच्छी आत्मा अपनी आप बीती सुनाने लगी। काका, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरी पत्नी मेरी बेटी को जन्म देने वाली थी, तो आपने किस तरह अपनी गाड़ी से उसे अस्पताल पहुंचाकर उसकी रक्षा की थी। उस दिन गांव में दंगा हो रहा था और कोई डर से अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसी स्थिति में आपने अपनी जान की परवाह ना कर उस दिन शांति के प्राणों की रक्षा की और आपकी वजह से मुझे पिता बनने का सौभाग्य मिला। मैं कभी आपके इस एहसान को नहीं चुका पाता, लेकिन जब मुझे इन दोनों गुंडों की योजना के बारे में पता चला तो मेरी आंखों के सामने वो दिन आ गया जिस दिन शांति मेरी बेटी को जन्म देने वाली थी और मैंने इन दोनों गुंडों से आपकी रक्षा करने का निर्णय लिया। इसलिए मैंने आपको जंगल के रास्ते यहाँ लाया
क्योंकि इस रास्ते के बारे में बहुत कम लोग को पता है। काका, अपना और आंटी का ख्याल रखना और पुलिस से जल्द संपर्क कर लेना ताकि वो गुंडे आपको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। और हाँ, हो सके तो शांति तक मेरी खबर पहुंचा देना। उससे कहना कि मैं उससे और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं शरीर से उनके साथ नहीं हूँ तो क्या हुआ, मेरी आत्मा हमेशा उनके साथ ही रहेगी और उनका हर तरह से ख्याल रखेगी। मैं कभी भी उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। अंकल ने चिट्ठी पढ़नी खत्म की। वो एक अच्छी आत्मा ही थी जो अपने लोगों की जान खतरे में यह पता चलते ही उनकी सुरक्षा के लिए तुरंत हाजिर हुई। अंकल और आंटी की आंखों से आंसू की धारा लगातार बहती जा रही थी।